नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2020 मंथली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज़ में चलते हैं। इंडियाज़ परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस। टी.एस. तिरुमूर्ति को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूनाइटेड नेशंस भेजा गया है। अब बात कर लेते हैं परमानेंट मिशन क्या होते हैं। तो परमानेंट मिशन एक तरह के डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं जिसमें हर मेंबर स्टेट अपने डेप्यूटी को यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र में भेजता है। यूनाइटेड नेशंस में इनको ह्यूमन एम्बेसडर के रूप में भी जाना जाता है। ये लोग यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, इसके अलावा जो उसके दूसरे ऑफिसेस हैं जिनेवा, वियना और नैरोबी में, वहाँ ये अपॉइंट होते हैं। वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के सेक्शन 7 में बताया गया है कि जो परमानेंट मिशन होता है ये एक परमानेंट कैरेक्टर का होता है और जो भी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो अपने परमानेंट मिशन यूनाइटेड नेशंस को भेजेंगे। इनका मुख्य काम ये होता है कि जो मेंबर स्टेट हैं और यूनाइटेड नेशंस का जो सचिवालय है उसके बीच में जो नेसेसरी बातचीत है उसको जारी रखे और समय समय पे होने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी देते रहें। भारत में वर्तमान में 8 लोग यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मिशन में अभी नियुक्त हैं और ये सभी लोग अंडर सेक्रेटरी जनरल और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के पद पर यहाँ पे नियुक्त हैं। जो पहला डेलीगेट गया था यूनाइटेड नेशंस में, उसमें आरकाट रामास्वामी मुदलियार और फ्रीडम फाइटर हंसा मेहता और विजय लक्ष्मी पंडित के साथ लक्ष्मी मेनन भी थी। हंसा मेहता और विजय लक्ष्मी पंडित जो हमारी पहली संविधान सभा गठित हुई थी उसमें 15 महिला मेंबर में से एक थी। भारत और यूनाइटेड नेशंस के संबंधों के बारे में बात कर लें तो भारत 1 जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन साइन हुआ था वाशिंगटन में, उसके सेलेक्ट मेंबर में से एक था। और अप्रैल 25 से लेकर जून 26, 1945 में जो सैन फ्रांसिस्को शहर में एक हिस्टोरिक यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट किया था। भारत के मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, उसकी 27 मंजिला ऊंची बिल्डिंग में लगी हुई हैं और इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने किया था 1991 में। अगली न्यूज़ में चलते हैं। तो कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने और इस प्लेज कॉन्फ्रेंस के साथ में ब्रिटेन के साथ में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, सऊदी अरब और यूरोपियन कमीशन भी साथ आए हैं और इसमें सभी देशों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ राशि देने का वादा किया है जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने में और उसके इलाज में जो दुनिया भर में जो देश संक्रमित हैं, पीड़ित हैं, उनको सहायता करेगी। और इसमें बोरिस जॉनसन ने यूनाइटेड किंगडम की तरफ से 188 मिलियन पाउंड की राशि दी है और टोटल ये जो फंड बनाया गया 74 मिलियन पाउंड्स का बनाया गया है। अगली न्यूज़ में चलते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में भारत में जो मेजर माल न्यूट्रिशन कुपोषण की जो दिक्कत है उसके बारे में हाईलाइट किया गया है। ये जो रिपोर्ट है इसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओवरवेट के बारे में बात की गई है। अब बात कर लेते हैं स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओवरवेट क्या होता है। तो इसमें हमने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओवरवेट की समस्या पाई है। स्टंटिंग उस समस्या को कहते हैं जब आयु के हिसाब से बच्चे की हाइट नहीं बढ़े, उसे स्टंटिंग कहते हैं। वेस्टिंग में कहते हैं कि अगर उसके हाइट के हिसाब से उसका वजन नहीं है तो वो उसे वेस्टिंग कहते हैं। ओवरवेट आप जानते हैं कि उम्र के हिसाब से अगर वजन ज़्यादा हो जाए हाइट के हिसाब से तो उसे ओवरवेट कहते हैं। ये तीनों भी तरीके माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के प्रकार है। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक बॉडी है, उसने 6 न्यूट्रिशन टारगेट्स डिसाइड किए थे जो कि मैटरनल, इन्फेंट और यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए थे और इसमें कहा गया था कि 2025 तक दुनिया भर के देशों को इसको प्राप्त करना है। और इसमें से इनके 6 न्यूट्रिशन टारगेट में भारत 4 टारगेट्स में बहुत तेज़ी से पिछड़ गया है और उनका नाम है स्टंटिंग अमंग अंडर 5 चिल्ड्रन, एज चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से कम उनके बच्चों में स्टंटिंग की जो समस्या है भारत में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। अगला है कि जो महिलाएं हैं रिप्रोडक्टिव एज में, उनमें एनीमिया की समस्या काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो समस्या है यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। तो भारत की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 में ये बात बताई गई है कि भारत 6 न्यूट्रिशन टारगेट में से 4 में बुरी तरह पिछड़ गया है। जो संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसके लिए 2030 तक दुनिया को 17 ऐसे गोल्स को पूरा करना है, इनमें से जो दूसरे नंबर का गोल है वो जीरो हंगर के बारे में बात बताता है
और इसमें बताया गया है कि हमें हर प्रकार के जो हंगर है, भुखमरी है और कुपोषण है उसको 2030 तक दुनिया से हटा देना है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि लोगों को, बच्चों को सफिशिएंट और न्यूट्रिशन फूड मिले पूरे साल। और साथ में जो फार्मर्स हैं और जो उससे जुड़ी हुई सपोर्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लैंड है, टेक्नोलॉजी मार्केट्स हैं, इनको भी प्रमोट किया जाए और उसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है उसको प्रमोट किया जाए, जिससे माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम ख़त्म कर सकें। अगली न्यूज़ में चलते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और हर साल ये इंडेक्स निकालता है और इसमें जो इस बार टॉप किया वो स्वीडन है। अब बात कर लेते हैं ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता क्या है। इस इंडेक्स में बताया जाता है कि किन देशों ने कितनी सफलतापूर्वक अपने देश में जो ऊर्जा ज़रूरत है उनके उत्पादन के जो सोर्स हैं उसमें चेंजेस किए हैं, बदलाव किए, मतलब वो गैर परंपरागत सोर्सेस में शिफ्ट हुए हैं परंपरागत सोर्सेस से। मतलब वो जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, पानी और कोयला, उससे बिजली ना बना के जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इसमें शिफ्ट हुए हैं। तो जो देश सफलतापूर्वक अपनी एनर्जी जो ज़रूरतें हैं उसको ट्रांजिशन कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे रैंकिंग की गई है। दुनिया भर के 115 देशों को इसमें इस इंडेक्स में चुना गया है और इसमें बताया गया कि स्वीडन ने टॉप किया है और भारत की रैंक जो है वो समय के अनुसार यहाँ पे बढ़ती ही आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि स्वीडन के साथ और कौन से देश हैं जो टॉप रैंक में आए हैं। तो स्वीडन ने तो पहली रैंक हासिल की ही है और ये लगातार तीसरे साल उसने ऐसा किया है। दूसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है और तीसरे नंबर पर फिनलैंड है। अगर G20 देशों की बात करें तो फ्रांस की रैंक 8वीं है, यूके की रैंक 7वीं। आपको रैंक ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना कि ये इंडेक्स निकालता कौन है और इस बार टॉप किसने किया है और ख़ासकर भारत की क्या पोजीशन है। तो भारत की बात करें तो हम हर साल ही प्रदर्शन अपना अच्छा ही करते जा रहे हैं और इस बार हमारी रैंक आई 74th और इस बार हमने 2 पोजीशन की छलांग लगाई थी। पिछले साल हमारी 76th रैंक थी, इस बार 74th रैंक है। और भारत ने कुछ क्षेत्रों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, जैसे इसमें बताया गया कि जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व की पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं और जो कंज्यूमर इंगेजमेंट है, लोगों में रुझान भी इस चीज़ में और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और लोग चाह भी रहे हैं कि उनका जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाए। साथ में भारत सरकार ने 2027 तक 275 गीगावाट जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से लेने का लक्ष्य रखा है। पहले 2022 डेडलाइन थी, उसको बढ़ा के 2027 कर दिया गया है। भारत सरकार ने LED बल्ब्स काफ़ी मात्रा में उसका प्रोक्योरमेंट किया है, स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं और जो भी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनकी एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग की लेबलिंग का भी काम बहुत तेज़ी से कर रहा है भारत। और साथ में भारत सरकार ये चाह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से और साथ में जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं उनको सब्सिडी दी जाए। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भारत ने इम्प्रूव किया है अपनी रैंक को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर ले तो 1971 में क्लॉस श्वाब एक इकोनॉमिक प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में बेस्ड है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हर साल ये कई सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं, जिनमें कुछ के नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। और ख़ासकर ये फेमस रहते हैं अपनी दावोस बैठक के लिए। दावोस बैठक में दुनिया भर के जो बिजनेसमैन हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको बुलाता है और हर साल ये बैठक दावोस में होती है। स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। अगली न्यूज़ में चलते हैं। 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिसेंटली कंक्लूड थी और ये इस बार वर्चुअली हुई थी क्योंकि करंट में कोविड-19 पैंडमिक फैला हुआ है, इसलिए फिजिकली मिलना संभव नहीं था। और ये 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO के अंतर्गत और इसमें 194 सदस्य देश इसके मेंबर हैं और ये आप एक तस्वीर देख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी सेटिंग बॉडी है WHO के अंतर्गत और इसमें दुनिया भर के जो सदस्य देश हैं वो अपने स्वास्थ्य मंत्री को इसमें भेजते हैं और यहाँ पे दुनिया का जो स्वास्थ्य और देश का स्वास्थ्य उसके लिए बात की जाती है और जो भी जिसे कहते हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए इशूज़ हैं उसमें बात की जाती है। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये जो WHO के ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या जो पॉलिसीज़ होंगी उसको डिसाइड करता है। जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका अपॉइंटमेंट करती है ये और जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं WHO की उसको सुपरवाइज़ करती है। और हेल्थ असेंबली जो है हर साल स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में आयोजित की जाती है। इस बार ये वर्चुअली हुई थी क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक फैला हुआ है। तो दोस्तों ये रहा मई 2020 जो मंथली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें जो इंटरनेशनल मैटर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ थे उनके बारे में हमने देखा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही तो डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अच्छी बुरी बात लगी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ बताइए। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय